नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव लगातार और हम आपको आज उस शख्सियत से रूबरू कराने के लिए आए हैं जो राष्ट्रीय प्रखर वक्ता हैं और कोडरमा अपने प्रवास के दौरान उनका कार्यक्रम है और मैं उनसे बात करूंगा और जानूंगा कि यहाँ की वर्तमान स्थिति क्या है देश की और कैसे हम लोग उसको सुधार सकते हैं। सर नमस्कार। सबसे पहले तो आपको झुमिदलिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और सर झुमिदलिया आप आए, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आने के बाद? देखिए, सच बात तो यह है कि झुमरी तलैया यहाँ है, ये मुझे पहली बार पता चला और अभी मैं आया हूँ, मैंने वो झुमरी तलैया देखी भी नहीं है। और कल मैं यहाँ हूँ एक प्रोग्राम में, यहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया है, उसके बाद फिर देखूँगा मैं झुमरी तलैया कैसी है। कोडरमा का तो नाम सुना था और झुमरी तलैया हम लोग मजाक में अक्सर किसी से भी कहते थे, अरे भाई क्या झुमरी तलैया से आए हो, तो लेकिन आज पता चला कि ये झुमरी तलैया यहाँ पर है। और यहाँ इतने सारे लोगों से मिला हूँ और प्रोफेसर से मिला हूँ, इंजीनियर से मिला हूँ और मुझे लगता है कि जो हमारा चिंतन है या हमारी टीम का चिंतन है, चाहे जीडी बख्शी साहब हों या सुशील पंडित हों, गौरव आर्य हों, आरएसएन हों, हम लोग जो है देश के बारे में कम बात करते हैं, सरकार के बारे में कम बात करते हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत लोग हैं जिन्हें सरकारों के ऊपर रोज़ सवाल करना है। हम लोग राष्ट्र के बारे में ज़्यादा बात करते हैं और वो समस्याएं या वो ऐसी घटनाएं जिससे पूरा राष्ट्र खतरे में है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और हमारे इस पूरे संवाद में एक महत्वपूर्ण चीज़ हम रखते हैं कि हमारा देश के ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि देश की रक्षा जो है वो सेनाओं के पास है और सेनाओं के लिए हम आधुनिक हथियार ख़रीदते हैं, राफेल ख़रीदते हैं। लेकिन अगर हम बहुत पीछे ना भी जाएं और 47 से लेकर अब तक देखें तो ये देश आंतरिक दुश्मनों और आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा है। इस देश को कभी बाहर से ख़तरा नहीं हुआ कि कोई देश भारत के ऊपर हमला करे और यहाँ की सेनाएं सक्षम न हो। तो आंतरिक चुनौतियाँ क्या क्या हैं, आंतरिक ख़तरे क्या क्या हैं, हम उनको सबके सामने रखते हैं और उन ख़तरों से एक आम नागरिक कैसे लड़ सकता है, हम यही हमारा संवाद का। अभी सर जैसा कि जनरली देखा जाता है कि हमारे देश के युवा बहुत जगह जो भटक गए हैं, उनको रास्ते में लाने के लिए क्या किया जाता है? देखिए, मैंने कहा कि युवाओं को सही बात बताने का हमारे बुज़ुर्गों का काम था, हमारे बड़ों का काम था और हमने ख़ुद अपने युवाओं को भटकने दिया। हमारे घरों में जो भारतीय संस्कार है, परंपराएं हैं, आस्थाएं हैं, सरोकार हैं, उसकी ख़ुद नहीं बात करते। तमाम माँ बाप ये चाहते हैं कि उसका बच्चा जो है वो बड़े से बड़े क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े, अंग्रेज़ी सीखे और अपनी पहचान, अपनी संस्कृति के बारे में न पिताजी को फुर्सत है, न माताजी को फुर्सत है। और फिर हम बच्चे से ये उम्मीद करते हैं कि वो संस्कारी बनेगा, तो बच्चे भटकेंगे क्योंकि बच्चों के पास बाहर के लोगों की बात। ये भी इसमें वो देखिए एक लार्जर बात है, वो कह करके आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप अगर हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म हो गया तो हम ऐसे हो गए। लेकिन अब जो भी है वो भी तो नहीं आप समझ देते। आप खुद सोचिए कि अपने बच्चे से आप कितनी देर बात करते हैं, या तो बात आप उसके कोर्स की करते हैं, पढ़ाई लिखाई की करते हैं, नंबर कितने आए, बस इसके अलावा तो आपका कोई इंटरेक्शन होता नहीं है। घरों में जो पूजा होती है, चाहे वो कोई सी हो, हम कहाँ करते हैं पूजा, कहाँ अपने बच्चों के बारे में कुछ बात सिखाते हैं, कहाँ अपने साहित्य के बारे में, संस्कारों के बारे में कोई बात नहीं करते। हम तमाम सारे लोग झूठे हैं और ख़ुद हम एक अंधी दौड़ में शामिल हैं और अपने बेटियों को भी उसी में शामिल करना चाहते हैं। वो जब एक स्थिति ऐसी आ जाती है तो फिर हम अपने ऊपर से ज़िम्मेदारी लेकर हटा करके कहते हैं साहब आज के बच्चे सुनते नहीं हैं। मैं ये नहीं मानता कि बच्चे नहीं सुनते, बल्कि मैं ये मानता हूँ कि माँ बाप खुद उनको अपने संस्कारों से दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जितने वो खुद अज्ञानी हैं इसी तरीके से वो बच्चों को कुछ बात जवाब नहीं दे पाते। और क्योंकि संचार क्रांति हुई है इस दुनिया भर में और ख़ास तौर से भारत में पिछले 20-22 साल में, उस संचार क्रांति से बच्चे को अब पिताजी की ज़रूरत ही नहीं है, वो बात ही नहीं आपसे करना चाहता क्योंकि आपके पास कुछ नया देने के लिए नहीं है। और वो जो भी कचरा आ रहा है इस सोशल मीडिया के माध्यम से वो उसको सच समझता है। तो दुनिया भर में जो नैरेटिव्स की लड़ाई है, दुनिया भर में जो आज सिविल जिसे कह सकते हैं कि सोसाइटी का इस्तेमाल हो रहा है,
तो हथियारों से लड़ाई तो अब बहुत धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। अब आपके घर में आपके बच्चे को आप ही के ख़िलाफ़ कर दिया गया है, तो यही सबसे बड़ी लड़ाई है और यही हो रहा है। इसको कैसे हम रोक सकते हैं, इसी के बारे में हम अलग अलग जगह जाते हैं, अपनी बात कहते हैं। अब सर पत्रकार भी रह चुके हैं, तो पत्रकारों के बारे में कुछ है, आपका क्या ओपिनियन है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। नहीं, मेरा देखिए, खुद 25 साल में रहा हूँ, मैं कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरी यह है कि पत्रकार जो है वो आज़ाद कहाँ है। आजकल अखबार कौन चला रहे हैं? जूते बनाने वाले चला रहे हैं, पान बेचने वाले चला रहे हैं, दाल बेचने वाले चला रहे हैं, चावल बेचने वाले चला रहे हैं। तो जब अखबार एक बिजनेस होगा तो अखबार में सच बात तो नहीं लिखेंगे ना। तो अखबार में सेंसेशन क्रिएट करके आपको अखबार बेचना है, जैसे आप चावल बेचते हैं, जैसे आप कोका कोला बेचते हैं। इस देश का सबसे बड़ा अखबार, जिसका नाम नहीं लेना चाहता, उनकी फिल्म इंडस्ट्री में भी 4-4 मैगज़ीन छपती हैं, उनकी साहित्य की मैगज़ीन भी छपती हैं, उनका अंग्रेज़ी चैनल भी है, हाल में उन्होंने हिंदी चैनल भी शुरू किया है। वो खुद अपने एडिटोरियल मीटिंग में कहता है कि ये अखबार एक कॉलगेट की तरह प्रोडक्ट है, इसे आपको बेचना है। तो अब अखबार और कॉलगेट बराबर हैं, तो फिर आपको उसमें वो चीज़ थोड़ी नहीं मिलेगी जो आपके देश के लिए इम्पॉर्टेंट हो, वो तो नहीं मिलती। इसलिए वो, उनको लगता है कि पेज 3 के ऊपर न्यूड लड़की की तस्वीर छाप देंगे तो बिकेगा, तो वो ये भी करते हैं। उनको लगता है कि एक वर्ग को गाली दे करके उनकी अखबार बिक सकता है, तो अखबार बेचा कैसे जाए, इस रणनीति पे काम हो रहा है। अखबार में क्या लिखा जाए, क्या महत्वपूर्ण है, उसको नहीं लिखते। इसलिए मेरा मानना है कि उसमें पत्रकार तो बहुत छोटी सी चीज़ होती है, उसकी क्या कोई हैसियत होती है कि कोई वो एडिटोरियल पॉलिसी को चेंज कर सके। लेकिन कुछ ऐसे भी मैंने पत्रकार देखे हैं जो अति उत्साह वाले लोग होते हैं और अपने उत्साह में ज़रूरत से ज़्यादा ऐसे काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए। पत्रकार को अपनी ओपिनियन रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन अखबार में जो ओपिनियन पेज होता है, जैसे आप एडिटोरियल पेज कहते हैं, वो वहाँ लिखें। लेकिन जब आप ख़बरों के अंदर भी अपनी ओपिनियन देने लगते हैं, तब फिर वो पत्रकारिता नहीं होती, फिर आप किसी न किसी के एजेंडे को काम करते हैं। और ये डिग्रेडेशन इसलिए आया है कि हमारे यहाँ बाज़ारवाद बढ़ा है, इसलिए कभी कभी लगता है कि अखबार वाले या पत्रकार अपनी ख्वाहिश को ख़बर बना लेते हैं। सर, आप रखने के जुम्मे में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लाइव लगातार को इतना समय दिया। इसको आपने सुना राष्ट्रीय प्रखर वक्ता पुष्पेंद्र कुशरेष्ठ जी को। लाइव लगातार के लिए मैं अरुण बर्नवाल, कोडरमा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।